अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू www.academy.pk। क्या आप अपनी स्लो वेब होस्टिंग से परेशान हैं और एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में रहते हुए आप अपनी वेबसाइट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपनी होस्टिंग सर्विसेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे चीप VPS सर्वर्स मुख्तलिफ़ कंपनीज से लेकर उनको खुद से मैनेज कर सकते हैं। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एक VPS सर्वर की कंप्लीट मैनेजमेंट ओपन सोर्स और फ्री कंट्रोल पैनल के साथ सिखाऊंगा, और पैनल के इंस्टॉलेशन से लेकर वेबसाइट्स को होस्ट करने तक और उनको ऑप्टिमाइज़ करने तक के सारे मराहिल मैं आप लोगों को इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिखाऊंगा। ये ट्यूटोरियल बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए है। इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप खुद से अपने VPS सर्वर्स मैनेज कर सकते हैं ओपन सोर्स कंट्रोल पैनल्स को इस्तेमाल करते हुए, और सुपर फास्ट वर्डप्रेस वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं अपने खुद के मैनेज किए गए VPS सर्वर्स के ऊपर। तो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप किसी भी किस्म के लेटेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। और अगर आप इस शॉर्ट वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब पर मुकम्मल वीडियो ट्यूटोरियल पर आ जाएँ और इस अमेजिंग स्किल को सीखना शुरू करें। इसमें सबसे पहले तो जो पैनल चूज़ किया है मैंने AA पैनल चूज़ किया है आप लोगों के लिए। इट्स वेरी सिंपल, क्लीन एंड फीचर रिच ओपन सोर्स पैनल। अब जाहिर है कोई भी जो ओपन सोर्स और फ्री पैनल है, काफ़ी सारे पैनल्स हैं, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा डिफरेंट पैनल्स की कंपैरिजंस की और उनके फीचर्स की। उनको आप ओवरव्यू कर लें। अगर आप AA पैनल के साथ नहीं जाना चाह रहे, किसी और पैनल के साथ जाना चाह रहे हैं, जैसे CentOS वेब पैनल है, वेबमिन है, इस तरह के काफ़ी सारे डिफरेंट मल्टीपल दूसरे पैनल्स भी हैं। उन सारे पैनल्स को मैंने काफ़ी अर्सा इस्तेमाल किया है, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं पैनल। लेकिन वो उनमें से बहुत सारे पैनल या तो यूज़र फ्रेंडली नहीं हैं, या उनमें फ़ीचर्स बहुत कह लें कि ऐसे हैं जिनकी आपको आपकी वेबसाइट को ज़रूरत भी नहीं होती, या बहुत उनकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन उनकी कम्प्लेक्स है। ये पैनल ये भी मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप किसके स्टैट्स देखें तो सिर्फ एशिया में इसके 3.6 मिलियन सर्वर्स एक्टिव हैं। 3.6 मिलियन सर्वर्स के ऊपर ये पैनल इस्तेमाल इस वक्त तक एशिया में हो चुका है, और इसमें आपको अपाचे, एनजिक्स और ओपन लाइट स्पीड भी मिलता है। ये तीनों सर्विसेज आपको इसमें मिलती हैं, और ये बड़ा नाइस एंड क्लीन इंटरफेस इसका है सारा। और उसके अलावा आपके पास काफ़ी सारी एक्सपेंशंस ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, काफ़ी सारी एक्सटेंशंस हैं जिनके ज़रिए आप अपने सर्वर की फ़ीचर्स को इन्हेंस कर सकते हैं। रिसोर्स मॉनिटरिंग है इसमें, और उसके बाद ये फ्री फायरवॉल और सिक्योरिटी एक्सटेंशन वगैरह इसमें मौजूद हैं। और उसके अलावा पावरफुल ऑनलाइन एडिटर भी आपके पास है इन केस आपको फाइल्स अपनी ऑनलाइन एडिट करनी पड़ती हैं। उसके अलावा कॉन्स्टेंटली एडिट फ़ीचर्स, ये तमाम फ़ीचर्स हैं जो इसमें अवेलेबल हैं आपको। इसमें ये देखिए कि MySQL के साथ ये MongoDB के साथ भी काम करता है। इसमें Memcached भी है, GitLab और Redis वगैरह भी है। वन क्लिक डिप्लॉयमेंट भी इसमें अवेलेबल है, जिसमें वर्डप्रेस, लारावेल, जूमला, ड्रूपल और राउंडक्यूब वगैरह आपके पास वन क्लिक इंस्टॉलेशन ऐप्स के ज़रिए अवेलेबल है। और उसके अलावा आप गूगल क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव स्टोरेज और S3 स्टोरेज वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस सर्वर के साथ। और इवन आप वन क्लिक बैकअप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑटो बैकअप्स भी क्रिएट कर सकते हैं इन सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए। और इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, सर्वर के ऊपर इसे इंस्टॉल करना प्रॉपर सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिफरेंट VPS प्रोवाइडर्स कंपनीज़ का ओवरव्यू दे दूँ। और एक और चीज़ आप नोट करें कि इसकी वीकली अपडेट्स आती हैं। बहुत सारे पैनल्स जो मैंने पीछे डिस्कस किए उनमें से काफ़ी सारे पैनल्स हैं जिनकी अरसे दराज से अपडेट्स ही नहीं आती, काफ़ी लेट अपडेट्स आती हैं, उनके ऊपर काम नहीं हो रहा। इसकी हर वीक में आपको एक नई अपडेट मिलती है जिसमें बग फिक्सेस होते हैं, फीचर्स होती हैं, एनहेंसमेंट्स होते हैं। तो VPS जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त, जिसका ये पैनल मेरे पास ओपन है, ये हमारे पास ये वाला VPS है, जो कि अभी भी आप देखेंगे सेल पर लगा हुआ है। 15.88 पर आपको मिलेगा अगर आप इसको ईयरली टर्म के ऊपर बाय करते हैं। अदरवाइज़ ये वैसे भी इसकी रेगुलर प्राइस $20 है। फर्स्ट मंथ के ऊपर
आपको ये 20% ऑफ देंगे, $15 में आपको मिलेगा 15.8, और उसके बाद रेगुलर इनवॉइस आपकी जनरेट होगी $19.88 की। अगर आप क्वार्टरली पे करते हैं तो 14.88 के हिसाब से आपको चार्ज होगा, यानी कि आप अभी $44 में क्वार्टरली ले सकते हैं। और ईयरली में ये देखें और मज़ीद कितना चीप हो गया, $13.88 में आपको ये मिलेगा, और $166 पर ईयर पे करके आप ये VPS हासिल कर सकते हैं। अब इस VPS में जो मेजर हार्डवेयर है आपके पास, वो आपको 4 CPU कोर्स मिलते हैं, 6 GB रैम मिलती है, 120 GB SSD स्टोरेज मिलती है, और 3 TB बैंडविड्थ आपको मिलती है। उसके अलावा आपके पास लाइनोड है, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है सर्वर्स प्रोवाइड करने के लिए। ये इस वक्त इनके शेयर्ड रिसोर्सेज के साथ जो VPS प्लान्स हैं वो आपके सामने हैं। इसमें अगर आप देखें तो 4 CPU कोर्स के साथ ये 2 GB रैम नेम चिप से एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन ये $40 पर मंथ है। वो $20 है, ये $40 पर मंथ है, यानी कि ट्वाइस द प्राइस है। उसके बाद अगर आप डिजिटल ओशन पर आएँ, डिजिटल ओशन कह रहा हूँ, वर्चर है हमारे पास। वर्चर में अगर आप 4 CPU कोर्स वाली मशीन देखेंगे, वो भी 8 GB रैम के साथ है। उसमें हार्ड यानी कि स्टोरेज आपके पास ज़्यादा है, 160 GB, और 4 TB आपके पास बैंडविड्थ भी ज़्यादा है इसमें, लेकिन अगेन स्टिल ये $40 पर मंथ में आपको मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास डिजिटल ओशन है। डिजिटल ओशन का जब इसमें डिजिटल ओशन को आपको पता है कि ये काफ़ी इनकी एक्सटेंसिव लेवल पर चीज़ें हैं। इनकी मशीन्स की काफ़ी सारी इकसाम हैं, जो कि आपको बेसिक ड्रॉपलेट से लेकर जनरल पर्पस, तो इन्होंने इस तरह कैटेगराइज की हुई हैं चीज़ें। बेसिक ड्रॉपलेट्स में ही अगर हम देखें तो 4 CPU कोर्स के साथ इनकी भी 8 GB रैम है, 160 GB SSD है, इनका 5 TB ट्रांसफ़र है, यानी कि बैंडविड्थ इनकी इनसे बाकी कंपैरेटिवली इन सबसे ज़्यादा है। ये भी आपको $40 पर मंथ में मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं एक और अच्छी कंपनी है इंटर सर्वर। इनके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, इनको भी मैंने कुछ अरसा इस्तेमाल किया है। इसमें अगर आप देखें तो नेम चिप के बाद जो सबसे चीपेस्ट है इन सारों में, वो इंटर सर्वर है। ये भी आपको 8 GB रैम देते हैं, 4 CPU कोर्स देते हैं, $24 पर मंथ में। और उसके बाद इनकी जो है वो कुछ सर्विसेज भी हैं। ये इनकी भी 1 क्लिक इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट्स वगैरह इनके VPS के ऊपर इनके पैनल में आपको रेडी मिलती हैं, जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको फुल कंट्रोल मिलता है, डेडिकेटेड रिसोर्सेज मिलते हैं, और ये इसकी कुछ मज़ीद डिटेल है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट एडमिन जो कि एक पैनल ही है, जैसे AA पैनल है, इसी तरह का डायरेक्ट एडमिन का जो पैनल है ये आपको VPS के साथ फ्री देते हैं। 1 अकाउंट और 10 डोमेन्स के साथ आप cPanel ऑप्शनली ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। तो ये है ओवरव्यू कुछ VPS प्रोवाइडिंग कंपनीज़ का। इनमें से आप जिस मर्ज़ी के साथ जाना चाहें आप जा सकते हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि नेम चीप का जो आप VPS लेते हैं इस प्राइस में, ये आपको बिल्कुल अनमैनेज्ड मिलता है। इसमें आपको किसी किस्म की सपोर्ट टेक्निकल लेवल की नहीं मिलती। सिर्फ अगर सर्वर परफॉर्म नहीं कर रहा या शटडाउन है या मेजर इश्यूज़ जो हैं वो उनको तो कवर करता है नेम चिप, आपको सपोर्ट देता है सर्वर, उन्होंने आपको ऑनलाइन देना है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर में आने वाले मसाइल और उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंगली कि उसका DNS कन्फिगर नहीं हो रहा, ये चीज़ें आपकी ये आपने ख़ुद देखनी होती है। अनमैनेज का मतलब ही यही होता है। तो हमारे इस ट्यूटोरियल का भी मकसद यही है कि अनमैनेज्ड सर्विसेज और सर्वर्स आपको सस्ते मिलते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना एक हेडेक है। जो समझा जाता है कि एक हेडेक है, हमसे नहीं होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपने स्केल करना है तो आपने हर तरफ से अपनी कॉस्ट को बचाना है और बचा कर उसको री इन्वेस्ट करना है। यानी कि अगर आप $15 का cPanel का एक्स्ट्रा ख़र्चा भरते हैं एक सर्वर के ऊपर, और वही $15 अगर आप अपने सर्वर के ऊपर लगा लें मज़ीद, तो आपको ज़्यादा हार्डवेयर मिल जाता है। और ज़्यादा हार्डवेयर जब आपको मिल जाता है तो उसको आप सॉफ्टवेयर अपनी मर्ज़ी का पैनल इंस्टॉल करके उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के बड़े मराहिल हैं, पैनल लेवल पर भी आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसके बाद कैशे वगैरह और इस तरह की चीज़ें लगाकर आप खुद से अपने सर्वर को इतना मैनेज कर सकते हैं कि आपने जो कॉस्ट एक्स्ट्रा पैनल्स के ऊपर, एक्स्ट्रा सर्विसेज के ऊपर लगानी है, वही आप हार्डवेयर के ऊपर इन्वेस्ट करके अपनी वेबसाइट के लिए बेटर परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं, डिस्कशन काफ़ी हो गया, अब हम क्विकली अपने इस सर्वर के ऊपर इस
पैनल को इंस्टॉल करते हैं। पैनल को इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने सर्वर में सबसे पहले किसी SSH ऐप के ज़रिए लॉगिन होना होता है अपने सर्वर के ऊपर रूट लॉगिन डिटेल से। वो आप विंडोज़ में पुटी वगैरह से कर सकते हैं, मैक के ऊपर तो अपने उसके टर्मिनल से आप कर सकते हैं। तो हम इस सर्वर को कनेक्ट करते हैं पुटी के ज़रिए। पुटी ऐप हमारे पास ओपन हो गई है। आपके अगर पास इंस्टॉल नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें सिंपली पुटी सॉफ्टवेयर को और इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का आपके पास इंटरफेस होता है। उसके बाद आपने अपने सर्वर के क्रेडेंशियल्स यहाँ पर देने हैं, जिसमें सबसे पहले आप IP देंगे। ये हमारे सर्वर का IP, यूज़र नेम और पासवर्ड है। और इसको मैंने ब्लर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मशीन सिर्फ इसी टेस्टिंग के लिए मैंने बनाई है, जो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर आप इस तरह की कोशिश में है कि आप ये ट्राई कर लेंगे तो ये नहीं होगा। ओके, पोर्ट हमारे पास डिफ़ॉल्ट ही होती है SSH की, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये पिछली बात मैंने इसलिए किया कि बहुत सारे लोगों के साथ साइट वगैरह जब हम शेयर कर देते हैं ट्यूटोरियल के दौरान ये वो, तो काफ़ी सारे फ़नकार हजरात फिर उनके ऊपर ट्राइयाँ शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ट्यूटोरियल्स के दौरान मोस्टली मैं वही चीज़ यूज़ कर रहा होता हूँ जो मेरी प्रोडक्शन पे चीज़ें हैं ही नहीं। उनको अगर आप टेस्ट भी करते रहेंगे, उनके ऊपर ट्राइयाँ मार भी लेंगे तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सिंपली यहाँ पर अब आपने रूट यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर इस स्क्रीन में सिर्फ आपने राइट क्लिक करना होता है, तो ये पासवर्ड आपका यहाँ पर पेस्ट हो चुका है और आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये लॉगिन कर देगा आपको। ये अब आप अपने VPS में लॉगिन हो चुके हैं। अब हमने AA पैनल इंस्टॉल करना है इसके ऊपर। AApanel.com पर आ जाते हैं। फुटर में आएंगे तो आप इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पहले देख लें कि मिनिमम 512 MB रैम आपके पास होनी चाहिए। रिकमेंडेड जो है वो अबव 76 MB है, यानी कि आप मिनिमम से मिनिमम भी कोई VPS लें तो आप 1 GB रैम वाला, मैं तो और 1 GB भी वर्डप्रेस के लिए बहुत थोड़ी होती है। 2 GB मैं तो रिकमेंड करूँगा मिनिमम, 2 to 3 GB मिनिमम आप रखें, क्योंकि वर्डप्रेस जब चलता है तो उसकी स्क्रिप्ट जब रन होती हैं तो ये मेमोरी कंजम्पशंस काफ़ी होती हैं, तो आपको फिर मसला होगा अगर आप थोड़ी रैम वाला सर्वर। पैनल ये चल जाएगा क्योंकि ये पैनल सिर्फ स्पेसिफिक वर्डप्रेस के लिए नहीं है, बाकी सारे टास्क के लिए भी है। तो वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज्ड हमने एनवायरनमेंट बनाना है, तो उसके लिए मिनिमम 2 GB रैम मैं आपको रिकमेंड करूँगा और एटलीस्ट 2 CPU कोर्स आप अपने रखें। ये एक कमांड है, आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको एंटर कर दें, बस। अब आपने छोड़ देना इसको। ये कुछ 1-2 कन्फर्मेशन आपसे बीच में लेगा, अदरवाइज़ ये 5-7 मिनट में आपकी पैनल को इंस्टॉल कर लेगा। जैसे ये पहली कन्फर्मेशन आ गई है कि रूट डायरेक्टरी में यस, सिंपली आपने डिफ़ॉल्ट रखना है। इनेबल पैनल SSL यस, पैनल की IP के ऊपर SSL लग जाएगा। अब ये इसकी प्रॉपर डाउनलोडिंग स्टार्ट करके हमारे पैनल को इसने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। ओके, तो सक्सेसफुली हमारा पैनल इंस्टॉल हो चुका है, जिसमें आप देखें ये आपके पैनल का लॉगिन URL और यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह मिल गया है। आपने Ctrl+C कॉपी वगैरह, जब आपने इसको कॉपी करना, आप सिंपली जब इसको पुटी से सिलेक्ट करेंगे माउस के ज़रिए तो ये कॉपी हो जाएगा। आपको वो Ctrl+C दबाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर दबाएंगे तो वो इधर कमांड रन कर देगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। और अब हम अपने पैनल को ओपन करते हैं और उसको अपने वेबसाइट्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं। बेसिक उसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी देखते हैं। उसके लिए आपने ये पूरा URL जो जनरेट होता है, इसमें ये एक स्पेशल की लगी होती है, सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट है कि डायरेक्टली अगर
किसी को ये यूआरएल पता भी लग गया है आपके पैनल का, तो वो अगर एक्सेस करता है स्पोर्ट से, तो जब तक उसको ये की पता नहीं होगी ये रैंडम जनरेट होती है, वो पैनल में लॉगिन नहीं कर सकेगा। ये भी एक नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट्स है इसी पैनल के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर पैनल में लॉगिन कर लेते हैं। ये आपके पास एरर आएगा ही, इसको आप प्रोसीड कर लें, क्योंकि जब आईपी के ऊपर एसएसएल बिल्ट इन एसएसएल लगा होता है, ये आपको नोट सिक्योर का ही दिखाता है। तो यहाँ से डोमेन्स के ऊपर जब आप एसएसएल लगाएंगे वो ऐसा नहीं करेगा आपके साथ। यूज़र नेम और पासवर्ड, लें जी, हम अपने पैनल में आ गए हैं, जहाँ पर आपके पास एक वेलकम स्क्रीन है और उसमें सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आप अपने सर्वर के लिए किस सेटिंग के साथ जाना चाह रहे हैं। लैम्प स्ट्रक्चर के साथ जाना चाह रहे हैं, जिसमें आपके पास अपाची होगा, MySQL होगा, PHP 7.3 और एक यानी कि सर्वर के लिए बेसिक जो चीज़ें होती हैं अपाचे वगैरह और ये चीज़ें, उनमें हम जाएंगे LNMP के साथ, Nginx के साथ। ये अपाची से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और लेस मेमोरी कंज्यूमिंग है। ये स्टैक आप रखें, रिकमेंडेड भी यही है। एक फ़ास्ट वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए ये स्टैक अच्छा है। हम इसके साथ Nginx के साथ इसकी फ़ास्ट CGI भी लगाएंगे, तो तक उससे फिर मज़ीद आपकी वेबसाइट फ़ास्ट हो जाएगी। वन क्लिक करें सिर्फ और ये अब इंस्टॉलेशन मज़ीद शुरू कर देगा आपके पूरे सर्वर की, जिसमें Nginx इंस्टॉल करेगा, MySQL और PHP MyAdmin वगैरह या PHP के वर्जन इंस्टॉल करेगा। PHP हम सिलेक्ट करना भूल गए, आई बिलीव हमने 7.3 सिलेक्ट कर दिया। अभी जो करंट स्टेबल है मेरे ख्याल से 7.4 चल रही है, तो ये आप बाद में कभी भी चेंज कर सकते हैं, हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है इतना। आप कभी भी अपने सर्वर के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लगइन्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं इजीली। तो अब इसको मज़ीद थोड़ा टाइम दें, पैनल से ज़्यादा ये टाइम लेगा इंस्टॉलेशन होने में, क्योंकि पैनल एक रॉ चीज़ थी सारी, वो बैकएंड पर इंस्टॉल हो गई है। ये सर्विसेज इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप एक कप चाय मेरे ख्याल से और पी लें। और इस विंडो को मैं अगर थोड़ा सा नीचे करूं तो आप नोट करें कि हमने CPU 1 कोर रखा हुआ है, तो 1 कोर बड़ी जल्दी यूज़ होगा, कंज्यूम होगा ये, क्योंकि इंस्टॉलेशन के दौरान तो आपका डेस्कटॉप सिस्टम भी वो यूज़ हो ही रहा होता है। लेकिन ये आपको मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने जो मशीन, ये नेम चीप वाला VPS जो मैंने आपको बताया था 4 CPU कोर्स के साथ या रैम के साथ, वो सिर्फ आपको बताने के लिए था कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इस वक्त जो हमारे पास सर्वर है, ये डिजिटल ओशन के ऊपर एक मशीन क्रिएट की है CentOS के साथ, और इसमें 1 CPU कोर और 2 GB रैम के साथ मैंने इसको जनरेट किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब भी प्रोसेस चलेंगे तो आपके एक कोर की तो परफॉर्मेंस काफ़ी आपको कंज्यूम करेगा वर्डप्रेस भी। तो ये आपको मिनिमम, मैंने जैसे बताया कि 2 कोर वाला आप CPU लें। इसको मैं अभी हम यूजेज, रियल टाइम यूजेज के ऊपर भी देखेंगे। जैसे जैसे इसका यूजेज इंक्रीज़ होगा, हम डिजिटल ओशन से स्टॉपलेट को स्केल भी कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे डिफरेंट चीज़ों को, क्योंकि मैंने आपको एक बेटर मैनेजमेंट अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, ये सिर्फ मैं चीज़ें खुद मैंने सीखी हैं अपने ही डेवलपमेंट के दौर में साथ साथ, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग और मैनेज चीज़ों से निकलकर जो आपकी बचत है, जो आप कॉस्ट अपने सर्विसेज से निकालकर हार्डवेयर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वो यही है कि आप स्किल्स खुद सीखें, सर्वर मैनेज करना खुद सीखें, और जो एक्स्ट्रा पैसे आप cPanel के और सपोर्ट के और इन चीज़ों के आप $20-30 जो एक्स्ट्रा देते हैं, उन्हीं को आप री इन्वेस्ट करें अपने हार्डवेयर के ऊपर, और एक बेटर सर्वर लेकर अपनी साइट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करें। तो आप जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। मैं भी मैं किसी चीज़ में गलत हूँ, कोई चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उस तरह से नहीं यूज़ कर रहा। अगर आप में से कोई वीडियो देखने वाले भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं,
वो बेटर चीज़ें हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट्स वगैरह में हमें बताएं कि इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, या और कंपनी सजेस्ट करें जो आपको अच्छे वीपीएस देती हैं, या और पैनल सजेस्ट करें, या और स्टैक्स या ऑप्टिमाइजेशन टिप्स शेयर करें हमारे साथ के ताकि हम मेरी भी लर्निंग में इजाफ़ा हो और बाकी चैनल पर वीडियो देखने वालों को भी उससे रहनुमाई मिले, क्योंकि जिसके पास जितना नॉलेज हो उसे शेयर करना चाहिए, सदका जारिया है ये। तो हमारी बातों में भी ये अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ, तो इसने काफ़ी टाइम लेना है, तो मैं इसको ज़रा होने देता हूँ और डायरेक्ट उस स्क्रीन जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको दूसरी स्क्रीन पे ले आता हूँ। ओके, तो इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस बॉक्स को क्लोज़ कर देते हैं, और जब आप अपनी स्क्रीन में आ जाएं तो जैसे कि मैं इस पैनल के बारे में बात कर रहा था, ये देखें कितना क्लीन इंटरफेस है आपकी वेबसाइट्स के मैनेज करने के लिए। सॉफ्टवेयर जो इसका इंटरफेस है, मुझे बाकी पैनल्स की निस्बत ये पैनल इसीलिए पसंद है कि क्लटर फ्री है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है चीज़ों का, और बड़ी क्लीन और खूबसूरत अंदाज में चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। जैसे डैशबोर्ड में ये आपके सारे लोड स्टेटस और ये चीज़ें आ रही होती हैं, और मेमोरी यूजेज वगैरह मोबाइल की तरह आप इसे क्लीन कर सकते हैं, और ये सारा यहाँ पर आपकी ऐप्स जो आप इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर आप स्टिक कर सकते हैं। उसके अलावा वेबसाइट्स के टैब में वेबसाइट्स मैनेज होती हैं, एफटीपी का पूरा सिस्टम है, डेटाबेसेस का पूरा सिस्टम है डेटाबेस मैनेज करने के लिए, मॉनिटर सिस्टम है, सिक्योरिटी है, बेसिक फायरवॉल लगी हुई है, हम इन्हेंस करेंगे इसे। फाइल्स में पूरा फाइल मैनेजर है विद कोड एडिटर, टर्मिनल है, क्रॉन जॉब्स आप यहाँ पर बना सकते हैं, और ऐप स्टोर है, और सेटिंग्स हैं। अब सबसे पहला काम हमने इसकी सेटिंग्स में आना है, और ये जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है इसको आपने हमेशा चेंज करना है। एक तो आप एलियस चेंज कर लें, अपने पैनल का यहाँ पर नेम रख लें कोई, मैं इसको कह लेता हूँ सर्वर पैनल, और यहाँ से अब आप पोर्ट चेंज करें। पोर्ट आप कोई भी रख सकते हैं, कोई ऐसा रैंडम नंबर रख लें जो आपको जो नॉर्मल पोर्ट्स के तौर पर आपको लगता है कि वो अवेलेबल नहीं होगा, तो आप इस तरह की कोई रैंडम पोर्ट रख लें। और अगर आप AWS वगैरह पर हैं या किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर पर हैं, अजूर वगैरह हो गए, तो उनमें स्पेसिफ़िक पोर्ट्स को आपको अलाउ करना होता है उनको इस्तेमाल करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट उनकी तमाम पोर्ट्स ब्लॉक होती हैं, सिर्फ जनरल पर्पस पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपके सर्विस एंड पर पोर्ट ब्लॉक ना हो यहाँ से आप चेंज करने के बाद, क्योंकि फिर आपका पैनल इनएक्सेसिबल हो जाएगा। तो आपको वो पोर्ट पहले अपने सिक्योरिटी सिस्टम से रिलीज़ करनी होगी, ठीक है। ये यहाँ पर ये मैसेज लिखा भी है, तो मैं एक रैंडम पोर्ट रख लेता हूँ। ओके, देखते हैं, क्योंकि डिजिटल ओशियन पर ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है, मेरे ख्याल से हो जाएगी। ओके, पोर्ट सक्सेसफुली चेंज होगी, सर्वर का टाइटल भी चेंज हो गया। उसके बाद ये वो सिक्योरिटी एंट्रेंस है जिसकी मैंने बात की थी, जो जनरेट होती है, आप इसको मॉडिफाई करके चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना ईमेल वगैरह सेट कर सकते हैं, मैसेज चैनल के लिए जो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, मैसेज आते हैं सर्वर से रिलेटेड, और आप इवन डोमेन भी बाइंड कर सकते हैं पैनल के साथ। आईपी से एक्सेस करने की बजाय आप डोमेन भी साथ असाइन कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई डोमेन है जैसे example.com, तो आप panel.example.com, server.example.com एक सब डोमेन बनाकर उसके साथ बाइंड कर सकते हैं। हम आईपी के साथ ही रखते हैं। दूसरा आपने काम क्या करना है कि ये जो आपका ऑटो जनरेटेड यूज़र नेम और पासवर्ड था इसको आप चेंज कर लें, इसको आप मॉडिफाई कर लें। एक अपना यूज़र नेम रखें, एक पासवर्ड रखें, रखने के बाद इसको सेव कर लें। ये है बेसिक सेटिंग जो आपने अपने पैनल के लिए करनी होती हैं इस फर्स्ट इंस्टॉलेशन के बाद। अब आ जाते हैं ऐप स्टोर की तरफ और कुछ ऐप्स इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर के लिए, जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन में और सिक्योरिटी में इन्हेंसमेंट्स करेंगी। उसमें सबसे पहले इस एंजिंग्स को हम डैशबोर्ड पर डिस्प्ले करवा लेते हैं, MySQL को भी डिस्प्ले करवा लेते हैं।
ओके, तो ये देखिए PHP 8 तक भी अभी अवेलेबल है, लेकिन PHP 8 जाहिर सी बात अभी रिकमेंडेड नहीं है। PHP 7.4 हमने इंस्टॉल करनी है, 7.3 के साथ हमने इसे इंस्टॉल कर लिया है। तो आपने सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर लें फास्ट। PHP 7.4 हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ी देर में PHP 7.4 हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। तो हम 7.4 के इंस्टॉल होने के बाद जो 7.3 है उसे अनइंस्टॉल कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ताकि हम, या आप दोनों रखना चाह रहे हैं तो दोनों रख सकते हैं। ये भी एक बेटर ऑप्शन है कि आप कुछ साइट, अगर आपकी कोई स्क्रिप्ट या कोई प्लगइन 7.4 के ऊपर नहीं चल रहा तो 7.3 पे आप बैक जाना चाह रहे हैं, तो आप दोनों रख सकते हैं कि पर साइट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने उस साइट के लिए PHP का कौन सा वर्जन इस्तेमाल करना है। तो आप ये भी इंस्टॉल कर लें, लेटेस्ट रखें, लेकिन एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी आप रखें कि आपके अगर कोई प्लगइन या कोई थीम 7.4 के ऊपर काम नहीं कर रहा है तो आप उस साइट के लिए 7.3 जो है वो उसे कर सकें, इनेबल कर सकें। ओके, तो इसको हम डैशबोर्ड पे डिस्प्ले करवा लेते हैं, 7.3 को रिमूव कर देते हैं। ओके, ये सारे PHP के वर्जन्स हैं, इनमें से देख लें, अगर आपको कोई चाहिए हो तो आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद प्योर FTPD हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो स्टैक के साथ ही इंस्टॉल हुआ था हमारे पास। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ओके, ये एक वेबसाइट स्पीड एक्सेलरेशन की एक्सटेंशन है, इसको आप रहने दें, हम FastCJ यूज़ कर लेंगे। ये देख लें, इसमें आपके पास जावा मैनेजर, डॉकर मैनेजर, MongoDB, मेमकैश, रेडिस वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप अपने सर्वर के ऊपर इन चीज़ों के साथ काम करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और एनजिंक्स के अलावा आप ओपन लाइट स्पीड को भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड एक्सटेंशन हम फेल टू बैन को इंस्टॉल करते हैं, जो कि एक और सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट्स है, जो कि फ्रीक्वेंट होस्ट को जो आपके सर्वर के साथ हैकिंग अटैम्प्ट जैसे करते हैं या फेल्ड लॉगिन करते हैं, अटैम्प्ट्स करते हैं बेसिकली, तो वो कुछ अटैम्प्ट्स के बाद वो उन होस्ट को ब्लॉक कर देगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन है, इसको आप लाजमी इंस्टॉल कर लें। ओके, उसके बाद एक DNS मैनेजर है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लें। ये आप जब आपने अपने नेम सर्वर्स वगैरह क्रिएट करने होते हैं तो एक DNS मैनेजर फिर आपको चाहिए होता है, ये एक्सटेंशन आपके लिए वो काम करेगी। और उसके अलावा भी जैसे cPanel वगैरह में DNS का जोन एडिटर होता है, आप अपने DNS मैनेज करना चाह रहे हैं, जोन रिकॉर्ड्स मैनेज करना चाह रहे हैं, तो ये एक्सटेंशन आपके काम आएगी। आप डोमेन के जो DNS हैं वो सर्वर लेवल पर भी मैनेज कर सकते हैं इंटरनली सिस्टम, यानी कि वो जो आप नेम सर्वर्स वगैरह बनाने होते हैं जो बाद में हम देखेंगे, उनको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं DNS मैनेजर को उस पर्पज़ के लिए भी। ओके, उसके बाद मेल सर्वर है। अगर आप मेल सर्वर बनाना चाह रहे हैं, ये काफ़ी सारे जो सर्विसेज हैं अजूर वगैरह या AWS वगैरह, तो उनके ऊपर मेल सर्वर्स की जो मेलिंग की पोर्ट हैं वो ब्लॉक होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपको ऑन करवानी होती हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर से। ये डिजिटल ओशियन वगैरह पर और इन पॉपुलर दूसरी सर्विसेज के ऊपर तो ये पोर्ट्स ब्लॉक नहीं होती हैं। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपकी मेलिंग की सर्विस आपके सर्विस प्रोवाइडर एंड से, जिसने आपको VPS प्रोवाइड किया हुआ है, उनके एंड से ब्लॉक ना हो। तो मेल सर्वर आप अपना बना सकते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट्स की जो मेल हैं वो आप अपने इसी सर्वर से मैनेज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक वन क्लिक डिप्लॉयमेंट की ऐप है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लें। कि वर्डप्रेस, जूमला वगैरह ये पॉपुलर ऐप्स आप जैसे बाकी cPanel वगैरह पर वन क्लिक इंस्टॉलर होता है, सॉफ्टक्यूरियस वगैरह, ये उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन एक बेसिक आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है कि आप वर्डप्रेस वगैरह क्विकली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, DNS मैनेजर को भी डैशबोर्ड पर दिखा लेते हैं, मेल सर्वर को भी दिखा लेते हैं, वन क्लिक डिप्लॉयमेंट को भी दिखा लेते हैं। थर्ड पेज पर आ जाते हैं और देखते हैं कि मज़ीद क्या हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मज़ीद में सबसे पहले तो आप ये एक सिस फायरवॉल को इंस्टॉल करें। ये बेसिक फायरवॉल से इन्हेंस्ड फायरवॉल है, जो कि आपको सर्वर लेवल पर एक अच्छी फायरवॉल प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए आप अपने सर्वर को मज़ीद सिक्योर बना सकते हैं। उसके बाद PHP गार्डियन को इंस्टॉल कर लें। ये भी एक अच्छी एक्सटेंशन है
जो कि आपकी पीएचपी प्रोसेसिंग वगैरह को मॉनिटर करता है, फाइल्स एग्जीक्यूशन वगैरह का, उसमें कोई मलिशियस कोड ना एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो इस तरह से ये पीएचपी गार्डियन भी आपके काम आएगा। उसके बाद एक और ऐप है लॉग क्लीनअप, इसको आप इंस्टॉल कर लें कि आपके जो लॉग्स बन जाते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो आप वन क्लिक के ऊपर उन लॉग्स को ऑटोमेटिकली क्लीन कर सकते हैं। सर्वर इन्हेंसमेंट्स में यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने नोट रखनी है, क्योंकि आप लॉग अगर इसी तरह छोड़ दिए हैं तो जो भी आपकी वेबसाइट से, प्लगइन से, थीम से एरर्स जनरेट हो रहे होते हैं तो उनका एक लॉग बनता जाता है और वो जीबीज़ में चली जाती हैं फाइल, और फिर वो परफॉर्मेंस इशू भी बन जाती हैं सर्वर के लिए। तो लोग आप फ्रीक्वेंटली क्लीन करते रहा करें। ओके, तो ये कह रहा है जी डैशबोर्ड के ऊपर सिर्फ 12 सॉफ्टवेयर हम दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। चलें ठीक है जी। एंटी स्पैम गेटवे, अगर आपने मेल सर्वर बनाया हुआ है, मेलिंग यूज़ कर रहे हैं, मेलिंग की ऐप, तो आप एंटी स्पैम गेटवे भी इंस्टॉल कर लें। ये भी एक यूज़फुल ऐप है, आपके काम आएगी। ओके, तो वो उसने पहले हमें मना कर दिया, वो कह रहा है जी 2 CPU कोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं होम पेज पर आ जाता हूँ और अब हमारी बेसिक एक्सटेंशंस भी जो हमें चाहिए थी वो रेडी हैं। ये देखें यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं। अब मैं क्विकली एक क्या काम कर लेता हूँ, मैं डिजिटल ओशियन से ज़रा इस ड्रॉपलेट की CPU कोर्स इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि 2 कोर्स के साथ इसकी परफॉर्मेंस हम देखें मिनिमम। ओके, तो मैंने इसको ज़रा अच्छे लेवल पर अपग्रेड कर दिया है, 4 कोर्स वाली मशीन कर दी है और 8 GB रैम के साथ इसको कर दिया है कि हम इसकी अच्छी परफॉर्मेंस ले सकें। ये मैंने वही प्राइसिंग वगैरह पहले आपको हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। प्राइसिंग ये आपको, ये जो मशीन है ये आपको $40 पर मंथ में डिजिटल ओशियन से पड़ेगी। तो अगर आप नेम चिप से लेते हैं 4 कोर्स और 6 GB रैम के साथ तो आपको $20 में मिलेगी। ओके, तो अब ये कुछ इश्यूज़ हैं इन पे सिक्योरिटी के, इस पर क्लिक करके आप देख लें कि क्या इश्यूज़ हैं। इसको रीटेस्ट करते हैं एक दफ़ा। अब वो कह रहा है कि जी आपके जो पैनल का यूज़र नेम पासवर्ड है वो आपने ऑटो जनरेटेड रखा हुआ है, उसको आप चेंज कर लें। उसके लिए सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ से पैनल यूज़र और पासवर्ड में मॉडिफाई कर लेता हूँ। रैंडम पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम भी अपडेटेड सेव कर लेते हैं ताकि हमें बाद में अगर लॉगिन करना पड़ जाए तो कर सकें। ओके, दोबारा होम पेज के ऊपर आते हैं। ये बेसिकली CentOS यूज़र है, जो हमने CentOS जब डिजिटल ओशियन से इंस्टॉल किया है तो ये एक वो यूज़र क्रिएट हो गया, तो उसको आप इग्नोर कर दें। और SSH लॉगिन नोटिफिकेशंस आप ऑन कर लें। वो कह रहा है कि जी आप सिक्योरिटी के पेज के ऊपर जो SSH की लॉगिन्स हैं उनके एक अलार्म सिस्टम ऑन कर लें। उसके लिए मैं मैसेज चैनल वगैरह में अपनी ईमेल ऐड करनी होगी, तो इसको हम रहने देते हैं अभी। ओके, तो ये अब हमारा पैनल रेडी है। पैनल रेडी होने में अब थोड़ी सी आपको कुछ सेटिंग्स मज़ीद बता दूं PHP की जो आपको करनी चाहिए। उसमें आप इंस्टॉल एक्सटेंशंस में आ जाएं और एक ये आयोन क्यूब की एक्सटेंशन को पहले इंस्टॉल कर लें। ये काफ़ी सारी पॉपुलर थीम्स और हैवी प्लगइन्स में इंस्टॉल हो रही होती है ये एक्सटेंशन। तो ये PHP की आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें। पहले आपने यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस को इंस्टॉल नहीं कर लेना, सिर्फ जो आपको चाहिए हो या जो आपको कोई प्लगइन या थीम रिकमेंड कर रहा हो वो आप सिर्फ इंस्टॉल करें। तो अब आप बैकएंड पर देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन वगैरह के दौरान भी CPU यूजेज बिल्कुल मिनिमम है आपके पास। ये आपके कोर्स पे डिपेंड करता है, जितने अच्छे आपके CPU के कोर्स और रैम होगी आपके पास उतनी ही बेटर परफॉर्मेंस होगी। तो इसकी ये जो ये इंस्टॉलेशन की ये जो विंडो है ये थोड़ी सी अभी बगी कह लें, ये इंस्टॉलिंग पर ही रहता है, लेकिन इंस्टॉल हो चुकी होती है एक्सटेंशन बैकएंड पर। इसको क्लोज़ करके दोबारा ओपन कर लेते हैं हम, तो इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस में आएंगे तो देखिए आपके पास इंस्टॉल्ड होगी। इसके अलावा OP कैशे एक एक्सटेंशन होती है PHP के लिए, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये PHP स्क्रिप्ट्स को स्पीड अप कर लेता है। उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएं। सबसे पहले एक तो आप मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम 600 कर लें और मैक्स इनपुट टाइम आप इंक्रीज़ कर लें, 300 मिनिमम कर लें ये। और मेमोरी लिमिट, ये आपने अपनी स्क्रिप्ट्स को रन होने के लिए यहाँ से मेमोरी असाइन करनी होती है।
ये आप मैक्सिमम क्योंकि मैंने ये पैनल एक दो दफ़ा टेस्ट किया था, तो वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन या काफ़ी सारे जब प्लगइन्स जिस वेबसाइट पे इंस्टॉल थे तो उनमें मेमोरी लिमिट का हमारे पास एरर आ रहा था। तो इसको अगर आपके पास 8 GB रैम है तो आप 6 GB रैम इसको स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूशन के लिए अलॉट कर लें अगर आपके पास वो इश्यूज़ आ रहे हैं। और पोस्ट मैक्स साइज़ इसको भी आप इंक्रीज़ कर लें, और अपलोड मैक्स फाइल साइज़ ये आप जितना रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ये अगर आपने वो फाइल वो ऑल इन वन WP इंपोर्टर वगैरह यूज़ करना हो तो उसमें आपको अपलोड मैक्स साइज़ फाइल साइज़ वगैरह की लिमिट्स ये बाद में भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह ये जो हैं वो इस वक्त कह लें कि एक मोस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट्स को हैंडल करने के लिए इनफ हैं। आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसको हम सेव कर देते हैं। उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन में आप रैम आपकी 8 GB है तो आप यहाँ से रैम सिलेक्ट कर लें अपनी जितनी आपके पास है। ओके, ये कुछ PHP की कॉन्फ़िगरेशंस हो गई हैं आपके पास। इसके अलावा ये DNS मैनेजर है, जो भी आप ऐप ओपन करेंगे उसकी डिफरेंट आपके पास यहाँ पर सेटिंग्स आएंगी जो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप ये जो फेल टू बैन है इस पर वेबसाइट प्रोटेक्शन प्लस सर्वर प्रोटेक्शन के रूल्स होते हैं। जब आप वेबसाइट्स ऐड कर लेंगे तो आप वहाँ पर भी रूल्स लगा सकते हैं कि मैक्स कितने फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट्स के बाद उसको ब्लॉक कर दो, इस तरह की चीज़ें हैं। ये सिस फायरवॉल है, इसमें ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी आपको पोर्ट रूल्स और ये चीज़ें मैनेज कर देता है, IP रूल्स। यहाँ से आप रूल्स ऐड कर सकते हैं अगर आप किसी स्पेसिफ़िक IP रेंज को ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, और इस तरह से आप ये स्टेटस वगैरह देख सकते हैं और आप इनको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद प्योर FTPD है, यहाँ से आप जो FTP सर्विसेज के लिए ये बेसिकली आपके सर्वर के ऊपर होता है। तो ये सारी बेसिक सेटिंग्स जो एक ऑप्टिमाइज्ड सर्वर के लिए आपको चाहिए होती हैं ये मैंने आपको सारी बता दी हैं। इसमें मज़ीद आप अपनी थोड़ी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। ये AApanel.com पे आप आकर इनकी रिसोर्सेज को ब्राउज़ कर सकते हैं। जैसे फॉरम्स में आके आप यहाँ से आपको कोई मसले हैं इंस्टॉलेशन के दौरान या आपको किसी भी किस्म का इस पैनल से रिलेटेड मसला है, तो चूँकि ये पैनल मैंने नहीं बनाया तो अगर आप मेरे से सपोर्ट मांगेंगे तो मैं तो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकूँगा। ये यहाँ पर आपका जो असल लोकेशन है इस पैनल से रिलेटेड सपोर्ट हासिल करने के लिए वो ये है, इनका डिस्कशन बोर्ड। यहाँ पर आप देखें कि काफ़ी सारे लोगों को जो मसले आ रहे होते हैं, एक तो आप उनको देख सकते हैं जो इन्होंने गाइड्स वगैरह पर दिए हुए हैं उनको भी देख सकते हैं, जो लोगों को मसले आ रहे हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और आप अपना मसला भी यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनका अकाउंट क्रिएट कर लें और यहाँ पर आपको कोई भी मसला है तो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, या आपने कोई चीज़ नई सीखनी है या मैनेज करनी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम वेबसाइट्स कैसे ऐड करेंगे अपने इस पैनल में। वेबसाइट्स की टैब में आए तो वेबसाइट्स ऐड करने के लिए डोमेन्स को इधर कनेक्ट करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। अगर तो आपकी वेबसाइट की तादाद मिनिमम है, यानी कि अगर आपने एक VPS एक वेबसाइट के लिए है या मैक्सिमम 1 2 3 वेबसाइट्स के लिए लिया है जो आपने अपनी पर्सनल ब्लॉग्स या अपने पर्सनल साइट्स रन करनी है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप Cloudflare के थ्रू यहाँ पर अपनी वेबसाइट्स को ऐड करें। उसमें एक तो Cloudflare की आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाती है, बेसिक लेवल की DDoS प्रोटेक्शन उनके DNS लेवल पर आपको मिल जाती है, और कुछ परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट्स आपको Cloudflare से मिल जाती हैं। और दूसरा, आपके सर्वर का रियल IP रिवील नहीं होता कि आप नेम सर्वर वगैरह भी कुछ चेक करता है तो वो आपको पता है कि Cloudflare पर उन्हीं के IPs वगैरह जा रहे होते हैं। तो आपके बेसिकली पहले आपका सर्वर IP भी रिवील नहीं होता, और दूसरा आपको ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट्स Cloudflare की तरफ से मुफ्त में मिल जाती हैं। दूसरा भी ये है कि आप अपनी डोमेन के कस्टम अगर आपने सर्वर के ऊपर ये पैनल इंस्टॉल कर लिया और आप क्लाइंट्स की वेबसाइट्स होस्ट करना चाह रहे हैं,
ज़्यादा तादाद में आपके पास वेबसाइट्स हैं, तो आप फिर क्या करें कि आप अपने नेम सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं कि आप सिर्फ वो बंदा डोमेन के ऊपर नेम सर्वर्स अपडेट करे और वो ऑटोमेटिकली इस पैनल के साथ वो फिर आपकी ऐड हो जाएंगे। उसके लिए नेम सर्वर क्रिएट करने पड़ते हैं, डोमेन लेवल पर उसके रिकॉर्ड्स ऐड करने होते हैं और यहाँ पर भी उसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स आपने करनी होती है। हम पहले वेबसाइट को क्विकली क्लाउडफ्लेयर के ज़रिए ऐड कर लेते हैं। उसमें ये मेरे पास क्लाउडफ्लेयर का एक अकाउंट है, यहाँ पर हम ऐड साइट करते हैं। मैं एक डोमेन ऐड करता हूँ यहाँ पर, mshahzad.com मेरे पास एक डोमेन पड़ी है, इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। करना कैसे होता है, फ्री वाला प्लान चूज़ करें, पे नहीं हमने करना अभी भाई, मुफ्त में दो हमें। ये आपके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को पहले स्कैन करेगा, तो इसमें आपके पास जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स कोई भी आ जाएं उनको आप डिलीट कर दें। सारे कोई भी रिकॉर्ड आपके पास जब वो स्कैन करके ले आए तो आप उन्हें एक दफ़ा डिलीट कर दें, क्योंकि हम मैनुअली रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे। हाँ जी, अब वो कह रहा है कि जी ये नेम सर्वर सिंपली आपने अपने डोमेन में अपडेट करने होते हैं। पहले भी ये नेम सर्वर्स क्लाउडफ्लेयर के ही मैंने दूसरे अकाउंट के लगाए हुए हैं, इस डोमेन के ऊपर हम ये वाले नेम सर्वर्स अपडेट कर देते हैं। ओके, आपने कोई भी आपने कहीं से भी डोमेन रजिस्टर करवाई हुई है, हमने तो ये नेम चिप से पैनल खोला हुआ है, नेम चिप की डोमेन है, नेम चिप से रजिस्टर कराई है। आपका कोई भी रजिस्ट्रार है तो आप वहाँ पर जाकर आपने सिंपली अपने नेम सर्वर्स क्लाउडफ्लेयर के लगा देने होते हैं। आप अपने डोमेन लेवल पर भी जो आपकी डोमेन लेवल पर भी जो डोमेन रजिस्ट्रार है वो आपको बेसिक डीएनएस प्रोवाइड कर रहा होता है। आप डायरेक्टली वहाँ से भी अपनी डोमेन को पॉइंट कर सकते हैं। पॉइंट करने के लिए सिर्फ आपने उसके डीएनएस मैनेजर में 2 रिकॉर्ड जो हमने क्लाउडफ्लेयर पर ऐड करने हैं, वही रिकॉर्ड आपने वहाँ पर सिंपली ए रिकॉर्ड और सी नेम रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड ऐड करने होते हैं। तो उसके बाद भी आपकी डोमेन आपके सर्वर के ऊपर पॉइंट हो जाती है। तो हम डन कर देते हैं इसे। ओके, इसको अभी हम ऐसे रहने देते हैं। ये इन्हेंसमेंट्स आप कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल, क्लाउडफ्लेयर भी आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है। हम इसे अभी रहने देते हैं। इसको भी आप ऑफ़ कर दें, बाज़ औक़ात ये मसले करता है। क्लाउडफ्लेयर को बेसिकली सिर्फ डीएनएस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो नेम सर्वर्स चेक करते हैं, ये थोड़ी देर लगाएगा, थोड़ा टाइम लेगा इस पर सेटअप करने के लिए इसे। तो थोड़ी देर में आपके जो डीएनएस हैं जब अपडेट हो जाएंगे उसके बाद आप रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास सक्सेसफुली डोमेन कनेक्ट हो चुकी है, नेम सर्वर उसके अपडेट हो गया। अब आना है आपने इसके डीएनएस मैनेजर में और आपने 2 रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं बेसिक। उसके अलावा रिकॉर्ड्स तो काफ़ी सारे होते हैं, मेल सर्वर के लिए भी कुछ सेटिंग्स होती हैं, लेकिन जो आपकी इस डोमेन को इस सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए जो 2 रिकॉर्ड रिक्वायर्ड हैं उनमें एक ए रिकॉर्ड होता है। ए रिकॉर्ड में यहाँ पर आप सिंपली @ लगा दें कि रूट डोमेन को हम पॉइंट करना चाह रहे हैं। पॉइंट किसके ऊपर करना चाह रहे हैं, जो आपके सर्वर की आईपी है इस पे आपने पॉइंट कर देना है। और ये प्रॉक्सीज रखेंगे तो ये आपके सर्वर की रियल आईपी को रिवील नहीं होने देगा, हाइड रखेगा। प्रॉक्सीज करेगा कि आपके जो रिक्वेस्ट है वो राउट होके जाएगी क्लाउडफ्लेयर के ज़रिए। और एक और रिकॉर्ड ऐड कर दें जिसे हम कहते हैं सी नेम का, और उसमें हम ऐड करते हैं www, और यहाँ से टारगेट में हम कि www पर आने वाली ट्रैफिक भी इस डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट कर दो। ओके, ये 2 आपको बेसिक रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं अपने इस डोमेन को इस अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए। जब आप यहाँ पर अपने डोमेन लेवल पर या तो यही 2 रिकॉर्ड आपने ऐड करने हैं, या तो डोमेन के रजिस्ट्रार जो डोमेन रजिस्ट्रार ने आपको पैनल दिया है डीएनएस मैनेजर का, या तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या आप क्लाउडफ्लेयर के ज़रिए यही 2 रिकॉर्ड आपने ऐड करने होते हैं। तो आप ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आप ऐड साइट पे आएँ और यहाँ पे अपनी वो डोमेन टाइप करें।
ओके, और यहाँ से अप्लाई फॉर SSL कर लें कि ये फिर जो लेट्स इनक्रिप्ट का फ्री SSL जो सारी होस्टिंग्स वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पैनल के अंदर भी लेट्स इनक्रिप्ट का फ्री SSL सिस्टम इंटीग्रेटेड है। तो आप फ्री SSL अपनी इस डोमेन के ऊपर लेट्स इनक्रिप्ट का इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि इस साइट के लिए PHP वर्जन कौन सा रखना है आपने, और FTP आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए आप डेटाबेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसको सबमिट कर देते हैं। डोमेन हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है और SSL उसके ऊपर लग चुका है। जब आप एक और चीज़ आप नोट कर लें कि जब आप लेट्स इनक्रिप्ट का SSL सर्टिफिकेट अपने डोमेन के ऊपर यहाँ पर लगा लें सर्वर लेवल पर, तो आप क्लाउडफ्लेयर के ज़रिए अगर ऐड कर रहे हैं डोमेन को, तो क्लाउडफ्लेयर में SSL और TLS सेटिंग में एक दफ़ा आएँ और ये फुल बाय डिफ़ॉल्ट फुल ही है। अगर आपका फ्लेक्सिबल या ऑफ है तो आपको इसको फुल करना होगा जब आप सर्वर लेवल पर इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अब इस डोमेन को ब्राउज़ करके देखते हैं। तो इसको हम एक इनकॉग्निटो मोड में ऐड करते हैं क्योंकि ये डोमेन पहले भी मैंने टेस्टिंग वगैरह पर इस्तेमाल की है ताकि कैशे फ्री हमारे पास लोड हो। तो ये हमारी देखें डोमेन सक्सेसफुली हमारे सर्वर के ऊपर होस्ट हो चुकी है और ये डिफ़ॉल्ट index.html पेज है जो कि आपके यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पेज में मौजूद होता है। ये डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस, अगर आप वेबसाइट्स की टैब में आएंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफ़ॉल्ट पेज में डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस 404 पेज, डिफ़ॉल्ट साइट स्टॉप पेज, और ये कुछ डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं सर्वर लेवल पर जो क्रिएटेड होते हैं। जैसे कोई भी साइट आपने ऐड कर ली है तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट इंडेक्स उसकी जो हमें सर्व हुई है अभी, वो आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास HTML सारा वही कोड है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई भी आपने डिफ़ॉल्ट इंडेक्स रखनी हो तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ओके, ये है वेबसाइट को कनेक्ट करने का और ऐड करने का तरीका। अब इसके ऊपर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए जब आप साइट ऐड कर लें तो करने के बाद आपको मैनुअली वर्डप्रेस का जिप फोल्डर अपलोड करना होगा और उसको इंस्टॉल करना होगा। लेकिन अगर आप वन क्लिक डिप्लॉयमेंट वाला सिस्टम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसमें क्योंकि ये पैनल, अब ज़ाहिर सी बात है सी पैनल का मुकाबला तो नहीं कर सकता कि डोमेन ऐड की है उसके ऊपर आप सॉफ्ट क्यूलिस वगैरह यूज़ करके प्रीमियम पैनल है वो, तो इसमें जब आपने वर्डप्रेस को वन क्लिक इंस्टॉल करना हो तो आपको डोमेन वो एग्जिस्टिंग यहाँ पर मौजूद नहीं होनी चाहिए, वो आपको वहीं पर देनी है और उसको इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ ताकि हम वर्डप्रेस डायरेक्टली कैसे इंस्टॉल करेंगे। बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया इसने। ओके, अब आप आ जाएं डैशबोर्ड में, आ जाएं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। वन क्लिक डिप्लॉयमेंट और यहाँ से स्क्रिप्ट चूज़ कर लेते हैं वर्डप्रेस। यहाँ पर आप अपनी डोमेन टाइप करें। ओके, ये डेटाबेस की यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह है, डेटाबेस नेम वगैरह है जो कि नेक्स्ट स्क्रीन में हम इंस्टॉलेशन में यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको अब मैं किसी ऐसे ब्राउज़र में ओपन करता हूँ क्योंकि ये साइट काफ़ी दफ़ा मैं टेस्टिंग के दौरान अपने इस ब्राउज़र के ऊपर टेस्ट कर चुका हूँ, तो वो कैशे वगैरह में होगी। तो मैं यहाँ से सफारी ब्राउज़र मेरे पास इंस्टॉल्ड है, इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें हम अपनी इस डोमेन को ब्राउज़ करके देखते हैं। ओके, तो आपके पास इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ जाएगी। लेकिन एक इशू ये है यहाँ पर, मैं ज़रा इसकी प्रॉक्सी मैंने बंद की थी। प्रॉक्सीफाई करते हैं इसको क्लाउडफ्लेयर से और ज़रा इसको रीलोड करते हैं। तो आई बिलीव अभी एरर नहीं आया। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब आप डोमेन अपने पैनल से डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद आपने क्लाउडफ्लेयर के SSL और TLS में यहाँ से फुल सिलेक्ट किया होता है तो आपकी डोमेन ब्राउज़ नहीं होती है, आपके पास एरर आता है। वो इसलिए आता है कि जब आप वन क्लिक यहाँ से इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट के लिए, डायरेक्टली वर्डप्रेस इंस्टॉल करके ही साइट ऐड कर रहे हैं, तो उसमें SSL यहाँ पर सर्वर लेवल पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होता।
तो उस सूरत में आपके पास एक एरर आ सकता है कि आपके साइट कनेक्ट नहीं हो रही, सर्वर होस्ट एरर आ जाता है आपके पास क्लाउडफ्लेयर की जानिब से, या आपकी डोमेन कनेक्ट नहीं हो रही होती। तो वो इशू ये होता है कि आपने एसएसएल से ये फुल सिलेक्ट किया होता है, और उसके बाद आप वो जब तक आप एसएसएल प्रॉपर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो ब्राउज़ नहीं होगी। तो उसका हल ये होता है कि आप यहाँ से इसको फ्लेक्सिबल पे ले आएँ, और फ्लेक्सिबल पे लेके आने के बाद जब वर्डप्रेस वगैरह आप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आप उसके ऊपर एसएसएल जब मैनुअली इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पर ले आते हैं। मैं इसको ज़रा फ्लेक्सिबल पे ले आता हूँ और यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके, तो हम अब इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन में सिंपली यहाँ पर डेटाबेस नेम आपने देना है। डेटाबेस नेम यहाँ पर आपके पास मौजूद है, ये आपके लिए इसने क्रिएट किया है। अगर आप ये विंडो को भी क्लोज़ कर भी बैठें तो कोई मसला नहीं, आप डेटाबेसेस में जाकर दोबारा ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। पासवर्ड भी आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ओके, डेटाबेस यूज़र, और फाइनली डेटाबेस पासवर्ड। इसको आप ऐसे रहने दें या लोकल होस्ट लिख दें, और डेटाबेस टेबल प्रीफिक्स आप चेंज करना चाहें तो कर लें। ओके, रन द इंस्टॉलेशन। सक्सेसफुली हमारे पास हमारी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, वेबसाइट एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप यहाँ से इसको क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करके अब आप मल्टीपल डोमेन्स कनेक्ट कर सकते हैं। अब डोमेन किसी को भी आपने यहाँ पर जब ऐड करना है अपने इस पैनल में, तो ऐड करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आप उसके क्लाउडफ्लेयर पे उसे ऐड कर लें, ए रिकॉर्ड्स ऐड कर लें, ए रिकॉर्ड और सी नेम का रिकॉर्ड। और अगर आप डोमेन लेवल से कर रहे हैं तो आप पहले उसमें ये ए रिकॉर्ड के लिए आईपी और सी नेम वगैरह ऐड करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट को ऐड करें, क्योंकि आप पहले ऐड कर लेंगे और बाद में कनेक्ट करेंगे तो समटाइम्स इशू हो जाता है कि आपकी साइट यहाँ पर कनेक्ट नहीं होती है। अब यहाँ पर ये देखिए SSL नोट सेट है, इसको आप क्लिक करें, ये SSL है। और SSL में आप फाइल वेरिफिकेशन को ऑन कर लें। इस डोमेन के लिए हम लगाना चाह रहे हैं, अप्लाई कर देते हैं। अब आपके इस डोमेन के ऊपर SSL भी इंस्टॉल हो गया है, तो अब आप सिक्योरली यहाँ से इसको फुल पे लेके जा सकते हैं। तो अब आपकी जो साइट है वो HTTPS के ऊपर चलेगी। मज़ीद साइट्स ऐड करनी हो आप यहीं से ऐड साइट कर सकते हैं, क्लाउडफ्लेयर के ज़रिए कर सकते हैं, या डोमेन लेवल पर अगर आप डोमेन लेवल पर आपने चेंज करना हो तो आप डोमेन के DNS मैनेजर से वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ए रिकॉर्ड ऐड करना होता है इस IP के साथ पॉइंट करने के लिए, और सी नेम जैसे मैंने आपको बताया है वो वैसे आप ऐड कर लें। इसमें सेटिंग्स में आइए एक दफ़ा, इसको HTTP की बजाय अब HTTPS आप कर दें, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन है हमारी वो HTTP के साथ हो गई है। तो आप HTTPS कर दें अपने इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड से अपनी वेबसाइट के लिए। HTTPS के साथ आ गई आपकी साइट। ओके, और एक और प्लगइन आप एहतियातन इंस्टॉल कर लें, जो है SSL, ये वाला, कि आपकी साइट जब फ्रंट एंड पर ब्राउज़ होगी तो इनसिक्योर कंटेंट वाले जो एरर होगा वो आपके पास फिक्स हो जाएगा। ओके, और डैशबोर्ड में वापस आते हैं और इस वर्डप्रेस के वर्जन को भी अपडेट कर देते हैं, क्योंकि AA पैनल ने जो इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस वो पुराना वर्जन किया है, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। ओके, तो अब हम ज़रा इस साइट का परफॉर्मेंस ओवरव्यू ले लें डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की थीम के साथ, एक डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ। ओके, तो ये देखें डिफ़ॉल्ट
चीज़ों के साथ आपके पास ये रिज़ल्ट है आपकी साइट का। गूगल 100%, ये तो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस थीम के साथ यही होगा, लेकिन सर्वर परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी बेटर है। अभी हमने फास्ट CGI कैशे सिस्टम इंटीग्रेट नहीं किया है, और उसके अलावा इस साइट के ऊपर अभी कुछ है भी नहीं, कोई प्लगइन्स नहीं है, कोई थीम, कोई साइट प्रॉपर कोई डाटा नहीं है, इसलिए ये रिज़ल्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। जब आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते जाएंगे, थीम हैवी इंस्टॉल करेंगे और आपके साइट के ऊपर डाटा होगा, इमेजेस होंगी हैवी, तो वो उस तरह से फिर आपकी वो कैशे सिस्टम, फिर उसके बाद आपकी वो जनरल वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन में वो चीज़ें आ जाती हैं जो रेगुलर आपको करनी होती हैं। लेकिन सर्वर आपको बड़ी अच्छी हालत में ये इस पैनल के साथ आपका रेडी हो चुका है। अब फास्ट CGI कैसे आप इनेबल करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से इन्हीं के गाइड से सर्च कर लेते हैं फास्ट CGI। ये एंजिंग्स के लिए एक कैशे सिस्टम है। ये इसका ट्यूटोरियल है, इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ट्यूटोरियल जो बना हुआ है ये PHP 7.3 के साथ बना हुआ है, लेकिन हम PHP 7.4 यूज़ कर रहे हैं, ये आपने चीज़ नोट करनी है। तो लेकिन कन्फिग्रेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने चेंज क्या करना है। अब ये कन्फिग्रेशन आपने कैसे करनी है, फास्ट CGI को आपने एंजिंग्स की फास्ट CGI को इस्तेमाल कैसे करना है कि आप अपनी वेबसाइट्स को मज़ीद फास्टर कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आप अपने सर्वर के पैनल में एक तो रिसोर्स यूजेज देख लेते हैं। ये देखें बड़ा मिनिमम यूज़र, क्योंकि अभी साइट के ऊपर कोई ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है, तो वो आप जब ट्रैफिक और लोड आपके साइट पे आएगा तब आपको पता लगेगा। अब फास्ट CGI इनेबल करने के लिए वेबसाइट के लिए आप वेबसाइट्स के टैब में हैं, और जिस वेबसाइट के लिए आपने फास्ट CGI वाला सिस्टम इनेबल करना है उस पर आप ये क्लिक करें, और यहाँ से आप एक तो अगर आपके पास 404 के एरर्स आएँ आपके वर्डप्रेस के URLs के ऊपर, तो आप URL रीराइट में आएँ, और ये आप मेक श्योर करें कि अगर ये आपकी URL रीराइट वाले सेक्शन में अगर आपने साइट मैनुअल इंस्टॉल की हुई है, यानी कि यहाँ से साइट ऐड करनी है, तो वर्डप्रेस जब आप वहाँ से इंस्टॉल करते हैं तो ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं। लेकिन जब आप कोई वेबसाइट इंपोर्ट करते हैं, यानी कि मैनुअली यहाँ पर साइट ऐड करने के बाद वर्डप्रेस के फ़ोल्डर को मैनुअली अपलोड करके उसको इंस्टॉल करते हैं, तो आपके पास अगर 404 नोट फाउंड्स वाला एरर आए तो आपके URL रीराइट्स की वजह से होता है। तो URL जब ये स्क्रीन अगर आपके पास ब्लैंक हो तो आपने सिंपली यहाँ से मेन्यू से वर्डप्रेस चूज़ कर लेना है, तो ये लाइंस यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, तो आपने सेव कर लेना है, तो URL आपके वो जो 404 वाला एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अब आपने आना है साइट की कॉन्फ़िगरेशन में। ये जो कोड है ये आपने लगाना कहाँ है, सबसे पहले तो आप ये 4 लाइनें कॉपी करें और इसको यहाँ पर ऐड करते हैं। उसके बाद आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है फास्ट CGI कैशे की। उसके लिए ये पुटी हमारे पास ओपन था, सेशन हमारा क्लोज हो गया था, इसको हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं अपने सर्वर को। ओके, लॉगिन हो गए। आपने सिंपली ये कमांड कॉपी करनी है यहाँ से, आपकी डायरेक्टरी क्रिएट होगी कैशे के लिए। अब कॉन्फ़िग की फ़ाइल में यहाँ पर जहाँ पर आपने कॉन्फ़िग ऐड की है, यहाँ पर ये जो इंक्लूड ये जो लाइन बताई गई है इसको आपने कमेंट आउट करना है। लाइन कौन सी है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देख रहे हैं आपके पास ये इंक्लूड इनेबल PHP 7। अगर PHP 7.3 आपने यूज़ किया है तो ये 7.3 आएगा, PHP 7.4 यूज़ किया है तो ये 7.4 आएगा। आपने इसको सिर्फ कमेंट आउट कर देना है, हैश का साइन लगाएंगे, ये लाइन कमेंट आउट हो जाएगी। उसके बाद आपने ये पूरा कोड कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पर जहाँ पर आपके पास ये लाइन एंड हो SSL एंड, इसके बाद आप यहाँ पर ये कोड लगा दें। इस कोड में अब आपने 2 चीज़ें चेंज करनी है। एक, यहाँ पर आपने अपना सर्वर IP पास करना है,
दूसरा, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे इसके कोड की शुरुआत में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये सेकंड लाइन है लोकेशन में फास्ट CGI पास की, जिसमें यूनिक्स इन्वायरमेंट टाइम PHP CG ये 7.3, अगर आप PHP 7.4 यूज़ कर रहे हैं और इसको आपने चेंज नहीं किया तो आपके पास मसला होगा, आपकी साइट लोड नहीं होगी। आपने अगर 7.4 पर हैं तो 7.74 कर देना है, 7.3 पर है तो 7.3 रहने देना है। जिस वर्जन पर भी आप हैं आपने वो वर्जन नंबर यहाँ पर देना है। 7.4 के लिए 7.4 है, 74 7.3 के लिए 7.3 है, यानी कि डॉट आपने नहीं लगाना, सिंपली 5.3 होगा तो 53 होगा वो आपके पास। इस तरह से आपने ये इसको चेंज करना है। ये दो चीज़ें चेंज करने के बाद नेक्स्ट आपने कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने nginx हेल्पर को आप प्लगइन को इंस्टॉल करें अपनी उस डोमेन अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसको एक दफ़ा रीलोड करके देख लेते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, साइट पता लगे लोड ही नहीं हो रही। सक्सेसफुली CGI कैशे भी आपकी इनेबल्ड हो गई है। अब आपने सिर्फ प्लगइन्स में आना है और ऐड न्यू और nginx हेल्पर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर लिया है, वहाँ पर हमारे पास मसला था। nginx हेल्पर का प्लगइन आप इंस्टॉल करें कि कैशे वगैरह आपने पर्च करनी हो, क्योंकि वो आप सर्वर साइड पर तो बनी जा रही है, उसको आप क्लीन कैसे करेंगे, इसको आप एक्टिवेट कर लें। यहाँ से आप कैशे वगैरह फिर क्लियर कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स में आइए एक दफ़ा और इनेबल पर्च nginx फास्ट CGI ओके, इन चीज़ों को आप डिफ़ॉल्ट रहने दें, सेव चेंजेस करें। और अब आपके पास एक ऑप्शन आएगी पर्च मेथड की, इसमें से आप डिलीट लोकल सर्वर कैशे वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और दूसरा, बाय डिफ़ॉल्ट जो ये प्लगइन डेवलपर है इन्होंने जो उसकी डायरेक्टरी है वो डिफरेंट रखी हुई है। आपको डायरेक्टरी, क्योंकि हमने अपनी जो डायरेक्टरी क्रिएट की है उसका हमने पाथ और नेम डिफरेंट रखा है, तो ये आपने wp-config.php की फ़ाइल में इस लाइन को भी ऐड करना होता है। मैं अगर यहाँ पर गाइड में ही हम देखें तो ये देखो उस बंदे ने बताया हुआ है कि ये आपने कांस्टेंट एक डिफ़ाइन करना है ये nginx हेल्पर वाली का, और उसमें आपने अपनी डायरेक्टरी पास करनी है जो आपने क्रिएट की है। तो उसके लिए पैनल से इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, फाइल्स में आ जाते हैं और इसने गाइड में बंदे ने सिर्फ इमेज ही दिया हुआ है, भला वो कोड लगा दो, तो वो हमें मैनुअली लिखना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। फाइल्स में हम अपनी इस डायरेक्टरी में आते हैं, wp-config.php की फ़ाइल को एडिट करते हैं। यहाँ पर आपने लास्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ये देखिए बड़ा खूबसूरत एडिटर, आपके पास cPanel वगैरह में आपने एडिटर देखा होगा फाइल एडिट करने के लिए, कितना थर्ड क्लास एडिटर मैं उसे कहता हूँ। तो यहाँ पर आपने लास्ट में यहाँ पर वो डिक्लेयर करना है ये वाला वेरिएबल। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं कोशिश करूँगा इसका एक रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन आपको बना दूँ, उसमें ये चीज़ें ये इस तरह की वो आप वहाँ से कॉपी कर लें, नहीं तो इतना मुश्किल नहीं है। आपने लिखना ही है, आपने डिफ़ाइन करना है ये कांस्टेंट, ये नेम है इसका, और कॉमा सेपरेटेड नेक्स्ट पैरामीटर में आपने इसकी वो वैल्यू पास करनी है जो आपने डायरेक्टरी क्रिएट की है। वो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने इसी को फॉलो करके क्रिएट किया था। यहाँ तक सिर्फ mkdir वो आपने कमांड साथ कॉपी नहीं करनी। यहाँ से यहाँ पर आप ये इसकी डायरेक्टरी यानी कि पाथ उसका आपने बता देना है पर्च के लिए। सेव कर देते हैं, ओके, और डैशबोर्ड में वापस आते हैं। ये हमने सेव करना भूल गए थे, इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करें, सेव करें, ओके। तो अब ये पर्च कैशे का बटन आपके पास काम करेगा। नॉर्मली इस तरह से फिर काम नहीं करने देंगे पर्च, आप कैशे यहाँ से अब क्लियर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्लगइन्स में आता हूँ, ऐड न्यू में आता हूँ, यहाँ अपीयरेंस में, थीम्स में,
हम एस्ट्रा को इंस्टॉल करते हैं, सॉरी ऐड न्यू। इसके स्टार्टर साइट्स के प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं, और एक स्टार्टर और एक साइट इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि एक पूरी साइट रेडी कर लेते हैं एलिमेंटर के साथ। इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कंप्लीट साइट। ओके, तो ये कुछ ही देर में हमारा प्लगइन वगैरह इंस्टॉल हो जाएगा, एलिमेंटर वगैरह, ये हमारी साइट कम्प्लीटली इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे। ओके, साइट हमारी सक्सेसफुली रेडी हो चुकी है। ये देखिए, एक खूबसूरत वेबसाइट है जो क्विकली रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। अब याद रखें, अभी हमने किसी किस्म का वर्डप्रेस का कैशे सिस्टम प्लगइन WP रॉकेट वगैरह या W3 कैशे या ऑप्टिमाइजेशन हमने नहीं की है किसी किस्म की। HTML वगैरह CSS जैसे क्लाउडफ्लेयर भी आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है, WP रॉकेट वगैरह आपको इन्हेंस्ड प्रोवाइड करता है चीज़ें, वो हमने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ डिफ़ॉल्ट एंजिंग्स और फास्ट CGI उसकी कैशे है हमारे पास। तो इसको हम रीटेस्ट कर लेते हैं, इसको भी दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं। ओके, टेस्ट दोबारा टेस्ट के ऊपर रिज़ल्ट तो हमारे पास ठीक है, लेकिन हमने जो साइट इंपोर्ट की थी ये आई बिलीव कैशे से उठा रहा है। कैशे पर्ज, आई बिलीव मैंने कैशे पर्ज करके देखते हैं। ओके, रीटेस्ट करते हैं। स्टिल आई बिलीव हमारे पास पुराना ही लेआउट आ रहा है, कैश्ड वर्जन आ रहा है हमारे पास। यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, आई बिलीव कैशे पर्ज हो नहीं रही है। ये मैंने ज़रा डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर की है, ये सिर्फ हमारे पास मसला नहीं आ रहा, ये काफ़ी सारे लोगों के पास मसला है कि कैशे ही डिलीट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास साइट जो है वो वही पुराना लेआउट दिखाई जा रही है जो कैशे बन चुकी है। और इसमें कुछ सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो आई बिलीव ये इस यूज़र ने बताया हुआ है कि इस फाइल में उसने कमेंट किया है, तो ये ओपन user.ini की फ़ाइल ओपन करनी है और ये लाइन कमेंट करनी है। आपके पास ये user.ini की फ़ाइल है, इसको आपने कमेंट आउट करना है आई बिलीव। सेव करते हैं और यहाँ से दोबारा से पर्च कैशे करते हैं। ओके,
तो वही मसला था, हमारे पास कैशे ही क्लियर नहीं हो रही थी। तो अब हम इसको, इस फुल साइट को टेस्ट करते हैं। यहाँ से दोबारा से रीटेस्ट कर लेते हैं। तो आई बिलीव अब कैश्ड वर्जन नहीं होगा हमारे पास। चलें देखें कि साथ ही हमें मसला भी आया और हमने बीच ट्यूटोरियल के दौरान ही सॉल्व कर लिया। आपको भी ये, ताकि मैं ये एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन इसके साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। मैंने ये सारी जो प्रोसेस है फास्ट CGI वगैरह का और ये इंस्टॉलेशन का एक रिटन मेथड भी आपको WP Academy में प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप वहाँ से भी कॉपी चीज़ें कर सकें कि आपको इस वीडियो के एंड में सारी चीज़ें फाइनलाइज मिलें। ओके, तो अब आप देखें, एक ये फुल रेडी वेबसाइट है और उसका लोड टाइम आप चेक कर लें। एस्ट्रा थीम के साथ Nginx प्लस फास्ट CGI, आप देख सकते हैं कि कितनी फास्ट वेबसाइट है आपके इस सर्वर के ऊपर, जो कि आप, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन के अलावा शेयर्ड होस्टिंग्स के ऊपर आप ये हासिल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस स्कोर, और इसको हम गूगल पे स्पीड टेस्ट पे भी चेक कर लेते हैं। अब ये जाहिर सी बात है, मोबाइल के ऊपर अब आपको कभी भी बिना किसी ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स के, हैवी पेड प्लगइन्स के या पेड सर्विसेज के एक रेडी वेबसाइट का गूगल के मोबाइल के ऊपर, तो आपको कभी भी ये अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल सकता डिफ़ॉल्ट के ऊपर। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कंपैरेटिवली डेस्कटॉप के ऊपर, गूगल पे स्पीड के ऊपर भी हमारे पे 87 है और यहाँ पर 4। और जब आप कोई भी कैशे का प्लगइन करेंगे WP रॉकेट वगैरह, जिसमें फिर, क्योंकि अभी हमने किसी किस्म की कंप्रेशन नहीं की है HTML CSS की, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स की, रेंडर ब्लॉकिंग चीज़ें, या जितनी भी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो एक वेबसाइट को स्पीडी बनाते हैं वर्डप्रेस की, वो कोई भी फैक्टर हमने, कोई भी ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की है। तो जैसे ही आप कोई एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपकी ये चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव हो जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल से 1.7 सेकंड में फुली लोड होना वेबसाइट के लिए एक काफ़ी बड़ी मतलब अच्छा फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट इतनी देर में लोड हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं कि एक फुल वेबसाइट है हमारे पास, पूरी एक्स्ट्रा की बनी बनाई साइट हमने इंपोर्ट की है। इसमें होम पेज का भी एलिमेंटर प्लगइन भी लगा हुआ है, चीज़ें ये लगी हुई हैं सारी, और लगने के बाद ये आपके पास परफॉर्मेंस है। तो हमने यहाँ तक सक्सेसफुली साइट वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, साइट मैनेज करना और उसकी ऑप्टिमाइजेशन और Nginx के साथ फास्ट CGI कैशे वगैरह मैंने आपको सारी यहाँ पर लगानी बता दी है। ये अब आपका एक सर्वर रेडी है, अनमैनेज्ड सर्वर एक मैनेज हालत में आपके पास मौजूद है, जिसमें हमने पैनल इंस्टॉल किया, सारी सर्विसेज इंस्टॉल की और वेबसाइट्स को होस्ट करना भी सीख लिया। तो यहाँ तक आई बिलीव अब आप अपने सर्वर्स लेकर अब प्रैक्टिस करें। आप डिजिटल ओशन वगैरह पर आप देख सकते हैं कि आप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, पर आर आपको चार्जेस होते हैं। आप मशीन क्रिएट करें, क्रिएट करके उसके ऊपर पैनल वगैरह इंस्टॉल करें, टेस्ट करें, या $5-10 वाली मशीन के ऊपर कर लें, या कोई भी सस्ती सर्विस लेकर आप उसके कर लें। लेकिन डिजिटल ओशन मेरी नज़रों में टेस्टिंग के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि डिजिटल ओशन पर आपको पूरे महीने के चार्जेस या साल के चार्जेस, जैसे नेम चीप की सूरत में आपको तो ख़रीदना पड़ता है, पूरे महीने के आपने अपफ्रंट पे करने हैं। डिजिटल ओशन पर तो पर आर आपको चार्जेस पड़ रहे होते हैं। तो आप ड्रॉपलेट क्रिएट करें, क्रिएट करके उसके ऊपर इंस्टॉल करें, प्रैक्टिस करें और चीज़ों को सीखें, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप इसमें भी फिर आप फ्यूचर में अपने इन्हेंसमेंट्स कर सकते हैं, अपनी नॉलेज इधर उधर एक्सप्लोर करें चीज़ों को कि आप मज़ीद कैसे अपने सर्वर को। लेकिन इस वक्त तक आपका एक सर्वर कम्प्लीटली मैनेज्ड है। अब आपको सर्वर के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपनी वेबसाइट के ऊपर आप कोई अच्छा पेड प्लगइन जैसे WP रॉकेट वगैरह और इस तरह के अच्छे ऑप्टिमाइजेशन के 1-2 प्लगइन्स हैं, उनमें ऑप्टिमाइज़ है, W3 टोटल कैश है, ये इस तरह के कुछ प्लगइन्स हैं जो आपकी वेबसाइट को फास्ट बनाते हैं। उनके लिए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनमें से जब भी कोई जब आप सर्विस इंस्टॉल कर लेंगे, HTML CSS JS वगैरह जब मिनीफाई कर लेंगे, gzip कंप्रेशन लगा लेंगे, इस तरह की बेसिक ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे, तो आपकी वेबसाइट्स मज़ीद फास्ट हो जाएंगी। सर्वर लेवल पर अब आपके पास कुछ भी नहीं रह गया। जो चीज़ रह गई है वो ये है कि अगर आपने मेल सर्वर अपना बनाना है यहाँ पर, तो वो आप कैसे बनाएंगे। मेल सर्वर में यहाँ से मेल सर्वर में आ जाएं। फर्स्ट टाइम आपके पास ये एक कन्फर्मेशन डायलॉग आएगा, इसको आप कंफर्म कर लें।
अब आप यहाँ पर अपनी डोमेन ऐड करें जिसके ऊपर आप मेल सर्वर यूज़ करना चाह रहे हैं। मेन डोमेन हमने एक ऐड की हुई है, ए रेकॉर्ड ऐड कर लें, मेल डॉट को सबमिट करें। अब यहाँ पर पासिंग फेल इसलिए हो गई है क्योंकि डीएनएस रेकॉर्ड्स में हमारा ये जो मेल वाला ए रेकॉर्ड है ये पॉइंट नहीं हो रहा है इस डोमेन के ऊपर या इस सर्वर की आईपी के ऊपर। वो आप कैसे करेंगे, अब मेल सर्वर भी मैं आपको साथ ही सेट करना दिखा देता हूँ। डीएनएस में आए, ऐड रेकॉर्ड करें, ए रेकॉर्ड करें और मेल, और इसको आप पॉइंट कर दें अपने सर्वर की आईपी के ऊपर। इसको हम प्रॉक्सिड नहीं रखेंगे, सिर्फ डीएनएस रखेंगे। सेव कर दें। दोबारा से इसको सबमिट करते हैं। तो ये अगर आपके पास एरर आए तो इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर के ऊपर भी डीएनएस रेकॉर्ड्स जब आप अपडेट कर देते हैं ए रेकॉर्ड्स मेल वगैरह के, तो वो बाज़ात अपडेट होने में टाइम ले जाते हैं। तो आप चेक कर लें कि आपका रिकॉर्ड प्रॉपरली अपडेट हो गया है। वो उसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप सिंपली अपने टर्मिनल में पिंग करके देख लें उसे। ये देखिए आपके पास पिंग नहीं हो रहा है, तो इस वजह से कि जब ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर उस डोमेन को ऐड कर सकेंगे। देखें हमारी मेन डोमेन तो पिंग हो रही है, और रिप्लाई अब क्योंकि हमने प्रॉक्सी यूज़ की हुई है इसलिए आपके एक्चुअल सर्वर आईपी नहीं आ रहा। तो ये जब तक आपके पास आपकी जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर अच्छी तरह डीएनएस अपडेट नहीं होता तब तक आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। मेल सर्वर सेटअप करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये गाइड है, इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस गाइड को आप फॉलो कर लें और यहाँ पर ये देखें सारा मेथड इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने मेल सर्वर कैसे क्रिएट करना है, और ये क्लाउडफ्लेयर के थ्रू इन्होंने करना सिखाया हुआ है। कोई स्पेशल ये जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं ये क्लाउडफ्लेयर से हैं। ये सारे रिकॉर्ड्स वगैरह आपको ऐड करने बता देगा। आपने सिंपली इन्हीं को सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है और आप अपना मेल सर्वर भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपनी डोमेन से अपने सर्वर से मेल्स सेंड करना चाह रहे हैं। और अब फिर आपने मेक श्योर भी करना है कि जो आपका होस्टिंग सर्वर प्रोवाइडर है उन्होंने आपकी पोर्ट 25 ब्लॉक ना की हो मेल सर्वर्स के यूज़ करने के लिए। तो इस ट्यूटोरियल को मैं समझता हूँ काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो गया। इसमें हमने हर चीज़ कवर कर ली। एक वीपीएस के ऊपर पैनल इंस्टॉल करने से लेकर वेबसाइट होस्ट करने तक हमने हर चीज़ यहाँ पर देख ली है। और इस पैनल को मज़ीद एक्सप्लोर आपने करना हो तो आप वो कर सकते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हैं। उसमें फिर मज़ीद चीज़ें जो आपने सेटअप करने हों उनको आप यहाँ से इनके गाइड से ये देख रहे हैं यहाँ पर सर्वर मॉनिटरिंग, और ये हर टैब से रिलेटेड आपके पास गाइड मौजूद है। इस पूरे गाइड का मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डिफरेंट गाइड्स को देख लें। यहाँ पर आप देखें डेटाबेसेस वगैरह मैनेज कर सकते हैं, PHP माई एडमिन को एक्सेस कर सकते हैं अपने सर्वर के लिए। तो ये जाहिर सी बात है वो नोट सिक्योर वाला इशू है, तो ये एंटीवायरस आपको कह देगा आपका एंटीवायरस ये तो वो आप उसको कर सकते हैं। लॉगिन करना है आपने सिंपली आप यहाँ से मैनेजर पे जाएंगे तो ये आपको ये अपने रूट क्रेडेंशियल से लॉगिन करना होता है PHP माई एडमिन। और अब फाइनली अपने इस सर्वर का अपने इस पैनल का एक स्ट्रेस टेस्ट कर लेते हैं कि आप अपने सर्वर को चेक करना चाहें कि भाई उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक वो हैंडल कर सकता है। तो उसके लिए आपके पास एक साइट है loader.io, यहाँ पर आप साइन अप करें और साइनअप में ये फ्री वर्जन में आपको 10,000 क्लाइंट्स का टेस्ट 1 टारगेट होस्ट के ऊपर 1 मिनट टेस्ट का दे देता है। तो बाकी आपके ये इनफ होता है। 10,000 ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि हैंडल अगर आपने ज़्यादा टेस्ट करनी है तो वो आप
इनका पेड प्लान आपको लेना होगा ये, लेकिन सिंपली 10,000 ट्रैफिक के ऊपर हम अपने सर्वर का स्ट्रेस टेस्ट भी कर लेते हैं। साइनअप करके माई अकाउंट में मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आप होस्ट ऐड करते हैं। आपको डोमेन वेरीफाई करनी होती है। इस फाइल को डाउनलोड करें और फाइल मैनेजर से आकर अपनी डोमेन की रूट डायरेक्टरी में इस फाइल को अपलोड कर दें, क्योंकि वो ऐसे ही आपको ये नहीं कि आप किसी की साइट के ऊपर भी ट्रैफिक भेज दें 10,000 की तो वो बंदा बेचारा परेशान हो जाए। ये डोमेन आपके पहले वेरीफाई करेंगे कि आप एक्चुअल ओनर हैं। ये फाइल है हमारे पास, इसको अपलोड कर दें और यहाँ से वेरीफाई करते हैं। ओके, वेरीफाई हो चुकी है। अब हम टेस्ट करते हैं। सर्वर टेस्ट 1 मिनट तक हम कितने 1000 यूज़र भेज के देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर, या 500 कर देते हैं। टेस्ट रन करते हैं और यहाँ से हम अपने सर्वर के होम पेज पर होम डैशबोर्ड में आ जाते हैं, ताकि देखते हैं कि हमारी रैम और प्रोसेसर का क्या लोड बन रहा है हमारे पास। देख रहे हैं यहाँ से स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है यूज़र, तो आप देख लें CPU लोड, मेमोरी लोड आपके पास नथिंग। इस टेस्ट को अबॉर्ट करते हैं, नया टेस्ट करते हैं, ज़्यादा यूज़र भेज के देखते हैं। दस 10,000 यूज़र ही भेज देते हैं 1 मिनट के अंदर। अब देखें तो आप देखें आपके सर्वर को पता भी नहीं लग रहा, ट्रैफिक कंज्यूम हो रही है, ट्रैफिक आ रही है आपके सर्वर के ऊपर, लेकिन फास्ट CGI और एंजिंग्स के साथ आपके सर्वर को 1 मिनट में 10,000 यूज़र्स का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअल इन्वायरमेंट ज़ाहिर है डिफरेंट होता है, ये तो एक टेस्ट है ऑटोमेटेड सिस्टम्स के साथ, बोट्स वगैरह के साथ, लेकिन एक्चुअल यूज़र आते हैं और अभी साइट के ऊपर कोई इतनी प्लगइन्स भी नहीं है, कोई इतनी हैवी फंक्शनैलिटी और चीज़ें भी नहीं हैं, लेकिन स्टिल आपका ये सर्वर काफ़ी बड़ी तादाद में यूज़र्स हैंडल करने की अब सलाहियत रखता है। तो ये सारी चीज़ें हमने टेस्ट कर ली और मैंने कोशिश की है कि हर एक एस्पेक्ट को, सर्वर मैनेजमेंट के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करता जाऊं बारी बारी और हर चीज़ को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता जाऊं, ताकि आप एक बेटर सर्वर मैनेजमेंट की तरफ अच्छी चीज़ें सीख सकें और सीख के अपनी इंडिपेंडेंटली किसी पर डिपेंडेंट हुए बगैर आप अपनी वेबसाइट्स को खुद ही मैनेज कर सकें। इसके अलावा जब आप करना शुरू करेंगे, चीज़ें सीखना शुरू करेंगे, तो नो डाउट आपको बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे और उन मसाइल का हल सर्च करना ही होता है। अपनी नॉलेज को आपने एक्सपेंड कैसे करना है, आपने जो भी आपको मसला है उसको एक्सप्लोर करना है डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने क्वेश्चंस को पूछें और चीज़ों को समझें और एरर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उनको रिजॉल्व जब तक आप खुद नहीं करेंगे। क्योंकि आप अगर आपके पास कोई भी एरर आ गया, आप सिंपली मेरे पास फेसबुक पर मैसेज करना शुरू कर देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आप लोगों के लिए वो आपका मसला जाके बैठ के सॉल्व कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आपने चीज़ें जैसे हमने अभी सर्वर का स्ट्रेस टेस्ट किया है, सर्वर ने उस स्ट्रेस को हैंडल किया है, आपको भी जब मसले आने हैं तो आपने अपने स्ट्रेस को खुद ही हैंडल करना है, स्ट्रेस लेना है और स्ट्रेस लेके चीज़ों को खुद से सीखना है। क्योंकि जब आप खुद से चीज़ें सीख जाएंगे, सीखने के बाद फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ों को आपको खुद ही आइडिया होगा। और जो चीज़ इंसान खुद से एक्सप्लोर करके सीखता है
उसको कभी भूलता नहीं है। तो इस ट्यूटोरियल को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको कोई ना कोई चीज़ नई सीखने को मिली होगी। अपने सजेशंस को कमेंट्स में बता सकते हैं वीडियो के, और आपकी अगर कोई सवालात वगैरह भी हों जनरल होस्टिंग से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड, तो और पैनल से रिलेटेड भी जो चीज़ें मुझे पता है मैं आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करेंगे आप इन पैनल वालों के पास जाएं। और दूसरा, जब आप अब होस्टिंग्स अपने सर्वर्स परचेज़ करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मौजूद लिंक हों डिफरेंट हमारे जो अफिलिएट्स हैं उनके, मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, नेमचीप वगैरह के, डिजिटल ओशन वगैरह के। तो आप कोशिश करें कि आपने परचेज़ करना तो है ही, तो आप अपनी हमें मोटिवेशन देने के लिए आप हमारे उन लिंक्स से साइन अप करें, ताकि हमें भी अफिलिएट की सूरत में मज़ीद मोटिवेशन मिलती रहे। तो इस ट्यूटोरियल का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक, लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।